कितना सुंदर वातावरण है और यहाँ से सूर्योदय कितना लुभावना लग रहा है। देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। सुबह सवेरे जब सूरज की किरणें मेरे देह को छूकर जाती है तो मेरे शरीर को एक अलौकिक शक्ति की अनुभूति होती है। सही कहा महाराज, मौसम सच में अच्छा है। वैसे तो आप सूरज को हर दिन देखते हो, पर आज भला ऐसा क्या खास है? हर दिन देखता जरूर हूँ मैं, पर नया जाने क्यों आज अलग ही आनंद महसूस हो रहा है। हाँ, वो वृद्ध कौन है जो इतना बूढ़ा होने के बाद भी इतनी मेहनत कर रहा है? मैंने पहले तो उसे कभी नहीं देखा यहाँ। हाँ, आपने सही कहा, मैंने भी आज उसे पहली बार देखा है। अरे वो तो गिर गया, कहीं उसे चोट न लग गई हो। चलिए चलकर देखते हैं। इसके बाद राजा तुरंत ही उस व्यक्ति के पास पहुँच गए और उससे पूछने लगे, आप क्यों इस उम्र में ताकत ना होते हुए भी इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं महाराज, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाइए, आपका शुक्रिया। मैंने आज से पहले तो आपको कभी इस उद्यानवन में नहीं देखा। आप यहाँ पर नए आए हो क्या? आखिर आप हैं कौन? जी मेरा नाम वीर है, मैं आपकी सेना में काम कर रहे विश्वनाथ का पिता हूँ। कल से ही मैं काम पर लगा हूँ यहाँ पर। आपने कहा कि आपका बेटा मेरी सेना में काम करता है ना, तो मैं तो उसे अच्छी तनख्वाही दे रहा हूँ ना। फिर भी आपको काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों नहीं घर पर रहकर आराम करो? काम की क्या आवश्यकता है? अब देखो, कमजोरी के कारण आप गिर गए ना, अगर कोई गहरी चोट लग जाती तो पता भी है कितना दर्द सहना पड़ता। महाराज मैं तो एक किसान हूँ, मेरे पास 5 एकड़ की जमीन है। हाल ही में मैंने अपने बेटे की शादी करवाई है। शादी के बाद वो पूरी तरह से बदल गया है। उसने ऐसा किया कि अपनी पत्नी के भाई को उसने मेरी सारी जमीन खेती के लिए दे दी। मैं घर पर बिना किसी काम के रहता हूँ तो बहू मुझे सुनाती है और ताने मारती है, तो इसलिए सोचा कि मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। तो क्या ये सब जानकर आपके बेटे ने कुछ नहीं किया? उसने अगर मेरे बारे में अपनी पत्नी से कुछ कहा तो वो उस पर चिल्लाने लगती है। महाराज मेरी वजह से अनबन हो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो घर पूरी तरह से छोड़ दिया है और एक छोटी सी झोंपड़ी में फिलहाल मैं रह रहा हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो बताइए मुझे अन्न कौन देगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी आपके बेटे और बहू को डांट लगाकर समझा देता हूँ, और अगर आइंदा आपको वो कोई तकलीफ देंगे तो आप सीधा आकर मुझे बता देना, मैं उन्हें अपने आप देख लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं उन्हें परेशान होता हुआ बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा। अब मैं उनके साथ नहीं रह सकता। मेरे जैसी हालात के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं इसलिए अपने लिए कमाई करके जी लेना चाहता हूँ। क्या कहा? मेरे राज्य में अपने ही संतान के सताए बेघर हो चुके कई लोग हैं। मैं अभी इसी समय आदेश देता हूँ कि आप जैसे वृद्धों के लिए किसी शांत वातावरण में एक वृद्धाश्रम बनाया जाएगा, और ये जल्दी बनाया जाएगा और पूरा का पूरा निःशुल्क होगा। आज के बाद मेरे राज्य में आप जैसे किसी भी बूढ़े आदमी को तकलीफ नहीं होगी, और जब तक वो बनेगा तब तक मैं आप सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था करूंगा। आप वहाँ आराम से रह सकोगे, ठीक है? आपका बहुत धन्यवाद महाराज, आप सच में बहुत नेक हो। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद राजा ने वृद्धाश्रम का निर्माण करने के लिए मंत्री को आदेश दिया। मंत्री जी, मैंने अपने राजकुमार की कुंडली देखने के लिए पंडित जी को बुलाने के लिए कहा था, क्या वो आ गए? कुछ खबर मिली उनकी? खबर तो दे दी, वो बस आते ही होंगे। पर राजकुमार को जन्मे अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, इतनी जल्दी उनकी गृहस्थी को जानना मुझे कुछ उचित नहीं लगता महाराज। बाकी तो आप जैसा कहें वही। उनकी गृहस्थी की स्थिति का पता चलना बहुत जरूरी है। अगर उसमें कोई दोष होगा तो अभी उसका कोई हल ढूंढा जा सकता है। पहले से पता लगना कोई बुराई नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी कुंडली देखनी चाहिए। महाराज जब तक हम कचहरी पहुंचेंगे पंडित जी वहां आ ही जाएंगे, हमें निकलना चाहिए महाराज। चलिए चलते हैं। और हाँ, वृद्धाश्रम के निर्माण में किसी भी चीज की कमी ना रहे, इसका आप ध्यान रखिएगा। मंत्री जी, आपकी जिम्मेदारी है। किसी हरे भरे उद्यान के बीचों बीच बनवाइए ताकि चारों ओर हरियाली देखते रहें। इस तरह दोनों बातें करते हुए कचहरी पहुँच गए। हमारे राजकुमार की राशि के बारे में कुछ बताइए पंडित जी। अगर कोई भी दोष हो तो आप हमें बिना हिचकिचाए कह दीजिए। राजकुमार की कुंडली तो बहुत ही अद्भुत है महाराज। केवल युद्ध विद्या में नहीं बल्कि विवेकता के साथ आशीर्वाद भी होंगे। और एक बात कहूँ, छोटी आयु में ही वो महाराज बनेंगे और इस राज्य का विस्तार करेंगे वो। बस, तो आप कह रहे हैं कि राजकुमार का भविष्य उज्जवल होगा, यही ना? जी महाराज बिल्कुल। राजकुमार की कुंडली में कोई दोष नहीं है, कोई भी शांति पूजा की आवश्यकता नहीं है महाराज। आपने अच्छी बात बताई। ये लीजिए हमारी तरफ से छोटा सा उपहार। इस तरह राजा शुभ मुहूर्त और भविष्यवाणी पर विश्वास रखते थे। ऐसे में सुना है महाराज वृद्ध लोगों के लिए आश्रम बनवा रहे हैं जो बड़े ही सुंदर और शांतमय होंगे, तुमने सुना क्या? मैंने भी सुना है कि बहुत बढ़िया वृद्धाश्रम बना रहे हैं। वैसे भी वृद्धों के लिए भी आश्रम बनाया जाता है, ये तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। हमारे महाराज का आज तक का ये सबसे अच्छा निर्णय होगा। अकेला एक बूढ़ा आदमी अपनी संतानों का सताया हुआ और खाने पीने के लिए कुछ कमा ना सकते हो, और जो उनकी उम्र 50 साल से अधिक है वो भी वहाँ रह सकते हैं। ये तो अच्छा लगा। हाँ सुना है, उस वृद्धाश्रम के उद्घाटन के लिए अच्छा सा मुहूर्त भी देख लिया है महाराजा ने।
मैंने। भला उसके लिए भी कौन मुहूर्त देखता है? अपने महाराज बिना बहुत अंधविश्वासी है, हर छोटी सी समस्या के लिए यह गमन करवाते हैं। हर किसी का अपना अलग विश्वास होता है, वो राज्य की देखभाल अच्छे से करते हैं या नहीं, इससे हमें मतलब होना चाहिए। बाकी वे किस पर विश्वास करते हैं, इससे हमें क्या लेना देना। वृद्धों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था करवा रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। कुछ दिनों के बाद महाराज देवदत्त महारानी के साथ नदी पर स्नान करने के लिए गए। आहा, देखो यहाँ से सूर्योदय कितना मनमोहक लग रहा है ना। आप चाहे कितना भी सूर्योदय देख लें, आपका मन नहीं भरता। चलिए, देर हो रही है। इतने में एक ऋषि वहाँ पर आ गए। अरे वाह महाराज, सूर्योदय का आनंद उठा रहे हैं आप। अवश्य आनंद लें, क्योंकि ये आपके जीवन का अंतिम सूर्योदय होने वाला है। कल का सूर्योदय देखने के लिए आप और महारानी जीवित नहीं रहेंगे। ये आपका अंतिम दिन है महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं? ये अंतिम सूर्योदय का क्या अर्थ है आपका? और क्यों ये हमारा अंतिम दिन होगा? मैं हिमालय में तपस्या कर काशी यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। मेरा कहा पत्थर की लकीर है महाराज। कल के सूर्योदय से पहले आपकी और महारानी की मृत्यु निश्चित है। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, यकीन मानिए। महाराज, आप परेशान क्यों हो गए? ऋषि की बात सुनकर इस ऋषि की बात पर ध्यान मत दीजिए। हम लोग तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल असंभव है महाराज। वो ऋषि देखने में तो बहुत महान तपस्वी लग रहे थे और वो काशी की यात्रा के लिए भी निकले हुए हैं। अवश्य उनके कथन में सत्य बात होगी। हो सकता है कि यही हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा। ऐसे अंधविश्वास अपने मन में मत पालिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि कल मेरी मृत्यु भी होगी, पर मुझे नहीं लगता कि इस पर विश्वास करने की जरूरत है। चलिए घर चले। नहीं, ये निश्चित ही सत्य ही कह रहे थे। चलो जल्दी राजमहल की ओर चलते हैं। इसके बाद महाराज और महारानी सीधा राजमहल पहुंचते हैं और मंत्री को बुलाकर सारी बातें बताते हैं। पर महाराज, ये कैसे संभव है? ऐसा कोई शत्रु भी नहीं है जो आप पर हमला कर सकता है, और अभी तो आप पूरी तरह से स्वस्थ भी है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अगर आपने उस ऋषि को देखा होता तो आप भी अवश्य विश्वास कर लेते। आप तुरंत ही पंडित जी और ज्योतिष को महल में आने का आदेश दीजिए। जरा उनसे सुनते हैं कि उनका क्या कहना है, और जल्दी से जल्दी इसका कोई हल निकालेंगे। इस तरह महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए मंत्री ने ज्योतिष और पंडित जी को महल में बुलाया। आपने सुन लिया ना पंडित जी, फिलहाल मैं बहुत बड़े संकट में हूँ। मुझे भय है कि किस ओर से मृत्यु आकर मुझे अपनी आगोश में ले लेगी। आप बस एक बार मेरी और महारानी की कुंडली देकर बताइए कि क्या इसके लिए कोई शांति हवन करके इसे टाला जा सकता है। भले ही कितना ही खर्चा लगे, कितना ही बड़ा यज्ञ करवाना पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैंने बस अभी इन्हें सब विस्तार से बता दिया है। जी महाराज, हमें थोड़ा सा समय दीजिए। इसके लिए उपयुक्त हल सोचकर हम अभी आते हैं। महाराज, अभी जो आए हैं वो ज्योतिष विद्या के महान पंडित है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, वे उसका हल अवश्य निकाल देंगे। आप थोड़ा धैर्य से काम लें। आप ऐसे विचलित होंगे तो महारानी जी की क्या अवस्था होगी, आप जरा सोचकर देखिए तो। मृत्यु के लिए केवल एक ही दिन बचा, ये पता चलने पर भला कोई इंसान कैसे ही शांत रह सकता है? कहीं मेरे जन्म में राजकुमार की जन्म कुंडली में कोई पितृदोष तो नहीं होगा ना? ज्योतिष ने भी कहा था कि कम आयु में ही वो महाराज बन जाएगा, यानी मेरी मृत्यु के बाद मेरा राजकुमार ही तो यहाँ का राजा बनेगा। ज्योतिष ने बताया ना कि राजकुमार की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है महाराजा। आप बस थोड़ा धीरज रखें। इस संकट का हल ढूंढकर वो अभी आते ही होंगे। लगता है उन्हें बहुत देर हो गई है। और कितना समय लगाएंगे वो? हमारे पास ज्यादा समय भी तो नहीं है। ये लो महाराज, वो आ गए। वो जो भी कहे आप धीरज से उसे सुने। वो जो भी करने के लिए कहेंगे मैं जल्दी ही वो करने की व्यवस्था करवा दूंगा, ठीक है? महाराज, हमने आपकी कुंडली को ध्यान पूर्वक देखा है। अच्छा ठीक है, तो कोई जल्दी से शांति पूजा करवाइए। उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा बता दीजिए, मैं इंतजाम करवाता हूँ। महाराज जी, आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे ज्ञान के अनुसार हमें आपकी या महारानी जी की कुंडली में कोई भी दोष नजर नहीं आया है। पूजा की भी आवश्यकता नहीं है। तो क्या उस ऋषि ने सब झूठ कहा होगा हमसे? उन्हें देखकर तो लग रहा था कि कोई महातपस्वी है। उस ऋषि ने आपसे क्या कहा होगा ये तो नहीं पता, पर लंबे समय तक आपकी मृत्यु की कोई आशंका नहीं दिखाई दे रही है महाराज। ये क्या है मंत्री जी? क्या अपने राज्य में केवल यही ज्योतिष बचे हैं? मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ समझ में आता होगा। आप पड़ोस के राज्य से किसी ज्ञानी ज्योतिष को बुला लीजिए। महाराज, आप मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनिए। ये ज्योतिष विद्या में अत्यंत अनुभवी है और कई पीढ़ियों से इनके वंश के ही पंडित हमारे राज परिवार के ज्योतिष रहे हैं महाराज। हम इन पर विश्वास कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अब हमें इसके परिहार के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? आप उस तपस्वी की बातों को भूल जाइए और शांति से अपने शयन कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। हाँ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। मेरा और महारानी का अपने कक्ष में जाकर आराम करना ही उचित होगा। आप राजवैद्य को तैयार रहने के लिए कह दीजिए और ये देखें कि सशस्त्र बलवान सैनिक मेरे चारों तरफ तैनात हो। बिना आज्ञा के कोई चींटी भी अंदर प्रवेश न कर सके। मेरे भोजन को मुझ तक लाने से पहले किसी को अवश्य चखवा कर दें। इन सब चीजों का खास तौर से आप ही ध्यान रखेंगे। महामंत्री जी। महाराज, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब कर दूंगा।
अब आप इस विषय को भूल जाइए और निश्चिंत होकर आराम करिए। इसके बाद महाराज महारानी के साथ अपने कक्ष में विश्राम करने चले जाते हैं। महाराज के आशंकित मृत्यु की खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल जाती है। अरे सुन, मैंने सुना कि महाराज की मृत्यु होने वाली है। किसी ऋषि ने बताया उनको ये सब? कोई महान तपस्वी है वो? हाँ सही कहा, और उस तपस्वी को पहले कभी किसी ने देखा भी नहीं है। सुना है वो हिमालय से आए थे। इतने बड़े तपस्वी ने कहा है तो निसंकोच ही अपने महाराज की मृत्यु होगी। इतने रेख राजा को खोना बड़ा दुख की बात होगी भाई। हाँ, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। अब राजकुमार तो कितने छोटे हैं ना, कौन जाने महाराज के बाद कौन राजा बनेगा। और कौन होगा? राजकुमार ही राजा बनेंगे। बस सारा राज कारोबार मंत्री जी को संभालना पड़ेगा। यूँ पूरे राज्य में सारी जनता महाराज की परिस्थिति को देखकर दुखी हो रहे थे। दिन बीता और सांझ हो गई। सांझ हो चली है, पता नहीं मृत्यु किस ओर से मेरे पास आएगी, डर लग रहा है। महाराज समय देखे रात हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। हो सकता है किसी और की भविष्यवाणी उन्होंने हम लोगों को देखकर बता दी हो, यानी कि उन्होंने ये सब गलती से कह दिया होगा। अब आप ये सब कुछ भूल जाइए और आराम से सो जाइए। आप सुबह का सूर्योदय अवश्य देखेंगे। लेकिन सूर्योदय के लिए अभी भी बहुत समय बाकी है और डर के कारण नींद भी नहीं आ रही है। मैं शांति से कैसे सो पाऊंगा? अगर तपस्वी ने कुछ भी नहीं कहा होता तो कितना अच्छा होता। उनके कहने की वजह से अभी मन को शांति ही नहीं मिल रही। आपने बाहर इतना कड़ा पहरा लगवाया है, एक चींटी भी नहीं आ सकती। वो तपस्वी कौन थे उनके बारे में हम कल पता कर लेंगे। अब आप सो जाइए, फिक्र मत करिए और आराम करिए। महारानी जो होना है वो होकर ही रहेगा। हाँ। होने को कोई नहीं टाल सकता। जीवित रहा तो तुम्हारे साथ सवेरे का सूर्योदय देखूंगा और नहीं तो नींद में ही। हम लोग अवश्य ही कल का सूर्योदय देखेंगे। अब आप जाइए और सो जाइए महाराज। उस रात वो लोग जैसे तैसे सो गए। सुबह होने पर मंत्री महाराज के शयन कक्ष में गए। महाराज और महारानी तब तक जग चुके थे। महाराज देखा आपने, सूर्योदय का समय हो चुका है। आप बाहर आइए और सूर्योदय का आनंद उठाइए। सूर्योदय का दृश्य कितना सुंदर है। फिर उस जाते हुए तपस्वी ने रुककर मुझसे ये सब बातें क्यों कही होंगी? कल का दिन मेरे जीवन का ऐसा दिन था जिसे मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। आखिर कौन होंगे वो तपस्वी? महाराज कल जब आपने उसके बारे में बताया तभी मुझे उस पर संदेह हो रहा था, और कल जब राज ज्योतिष ने आपकी पत्रिका देखकर कहा कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है तो मुझे यकीन हो गया। इसलिए मैंने मंत्री जी से उस तपस्वी को ढूंढने को कहा। आखिर ऐसे महान तपस्वी को झूठ बोलने की इतनी क्या आवश्यकता हो गई थी? मैं तो अपने ज्योतिष पंडित की विद्या पर ही संदेह कर रहा था। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। महाराज मृत्यु का भय तो शूरवीर को भी विचलित कर देता है। वो फिर राजा हो या रंग, इसमें कोई अंतर नहीं है। उस पर भी आपके मृत्यु के लिए एक ही दिन शेष है, ये जानकर आप और भी ज्यादा भयभीत हो गए। सत्य है, मृत्यु को राजा या रंग से कोई मतलब नहीं होता। मंत्री जी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आप लोगों को बेवजह इतना परेशान किया। मैंने उस तपस्वी की बातों पर आंख मूंद कर इतना विश्वास कैसे कर लिया? खुद भी परेशान हुआ और आपको भी परेशान किया। महाराज जिस दिन से आपने राज कारोबार संभाला है तब से राज्य में कोई चोरी नहीं हुई। ऐसे में राज खजाने से खजाने की चोरी होना वाकई में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। महाराज मैंने सेनाधिपति को आपकी सुरक्षा के लिए कहा तो उसने राज खजाने के सैनिकों को आपकी सुरक्षा में लगा दिया, और जब राज खजाने के सैनिक आपकी सुरक्षा में आ गए तो वहाँ पीछे कोई नहीं बचा। इसमें सिर्फ उनकी नहीं गलती मेरी भी है महाराज, इसीलिए मैं क्षमा मांगता हूँ महाराज। मतलब ये सब कुछ मेरे डरने के कारण हुआ है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब तुरंत ही इसकी तहकीकात शुरू कर दी जाए। सेना उसी काम में लगी है महाराज। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये काम किसी हम में से जानने वाले ने ही किया है। मतलब क्या हमारे राज परिवार में से ही किसी ने ऐसा काम किया होगा? क्या आपको किसी पर संदेह है मंत्री जी? न जाने क्यों मुझे अपने सेनाधिपति पर ही संदेह है महाराज, क्योंकि हमारे पास सेना की कोई कमी तो है नहीं, फिर भी उन्होंने राज खजाने की देख रेख कर रहे सैनिकों को क्यों हटाया होगा? मुझे अपने सेनाधिपति पर कोई संदेह नहीं है मंत्री जी। उनके पूर्वजों से वो हमारे राज दरबार में सेवा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। इतने में एक दरबारी किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर महाराज के सामने लाता है। महाराज की जय। महाराज जी कल आपके जीवन का अंतिम सूर्योदय होगा, ऐसा बताने वाले तपस्वी यही है। हमें इन पर संदेह हुआ था तो हमने इनसे पूछताछ की, तब इन्होंने स्वीकारा कि भेष बदलकर इन्होंने ही कल आपसे ये सब कहा था। तुम्हारे ऐसा दुस्साहस की तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला जिससे मैं कल पूरा दिन अशांति में डूबा रहा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने? सच बताना वरना तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। आखिर हुआ ये कि इसके लिए भी कोई भला मुहूर्त देखता है। अपने महाराज भी ना बड़े ही अंधविश्वासी हैं। छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी यज्ञ हवन करवाते रहते हैं। अगर कहीं जाना भी होता है तो उसके लिए भी वो मुहूर्त देखते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। ओ तो महाराज अंधविश्वासी हैं। इसका फायदा उठाकर उनका ध्यान भटकाऊंगा।
और राज्य के सारे खजाने की चोरी कर लूंगा। राजा को तो इस वहम में डालना ही होगा। मेरी मृत्यु की भविष्यवाणी से तुम्हारा क्या फायदा होने वाला था? महाराज, आप तो अंधविश्वासी है ना, इसलिए मैं भेष बदल के ऋषि के रूप में आकर आपसे वो बात कही थी। इस खबर से आपका पूरा राज परिवार आपको लेकर चिंता में डूब रहा था। महाराज, जब मैं राज खजाने की चोरी करूंगा तो किसी का भी ध्यान नहीं होगा। आपका यूं ध्यान भटकाकर मैं चोरी करना चाहता था, और जैसा मैंने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ था। आप भयभीत हो गए और मेरा काम आसान हो गया था महाराज। अच्छा, तो कल रात राज खजाने में चोरी तुम्ही ने की थी। इतनी बड़ी साजिश की तुमने। अब जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक कारावास में रहोगे। इस तरह महाराज की कमजोरी का फायदा उठाकर खजाने की चोरी करने वाले उस चोर को बंदी बनाया गया। जो हुआ उसे भूलकर महाराज वृद्धाश्रम के निर्माण के कार्य पर ध्यान देने लगे।